दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 के रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए पाठ। एक निबंध है जो कि इनका काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। विराम चिन्ह पुस्तक से संग्रहित किया गया है ये निबंध। यथास्मयी रोचते विश्वम। इस निबंध का वाचन करेंगे, साथ ही साथ इस निबंध के लेखक रामविलास शर्मा का संक्षिप्त परिचय देंगे और निबंध के मुख्य बिंदु, उसके सार और साथ ही उसका भाव और अर्थ स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सबसे पहले लेखक का परिचय। रामविलास शर्मा सन 1912 से 2000 तक का इनका जीवन काल रहा। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी गांव में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी करने के उपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही कुछ समय तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। सन 1943 से 1971 तक वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1971 के बाद कुछ समय तक वे आगरा के ही के.एम. मुंशी विद्यापीठ के निदेशक रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में वे दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन कार्य करते रहे और यहीं इनका देहावसान हुआ। रामविलास शर्मा आलोचक, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेता रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कवि और आलोचक के रूप में पदार्पण किया। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित हैं। हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को सुव्यवस्थित करने और उसे नई दिशा देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। उनके साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज का जनजीवन, उसकी समस्याएं और उसकी आकांक्षाएं रही हैं। उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया है। रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन और मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का मार्गदर्शन किया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन और लेखन करते हुए वर्तमान भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की विवेक यात्रा करते रहे। महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक के साथ साथ रामविलास शर्मा जी एक सफल निबंधकार भी हैं। उनके अधिकांश निबंध विराम चिन्ह नाम की पुस्तक में संग्रहित है। उन्होंने विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना की। प्रायः उनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता और सहृदयता मिलती है। स्पष्ट कथन, विचार की गंभीरता और भाषा की सहजता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी और अध्यापक होने के बाद भी हिंदी में आपने बहुत ही गहन रुचि दिखाते हुए एक विशेष उपलब्धि आलोचना के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में हासिल की और निश्चित रूप से प्रगतिशील आलोचना के सबसे प्रमुख रचनाकारों में से हैं रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान और हिंदी अकादमी दिल्ली का शलाका सम्मान उल्लेखनीय है। पुरस्कारों के प्रसंग में शर्मा जी के आचरण की एक बात महत्वपूर्ण है कि वे पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सम्मान को तो स्वीकार करते थे, लेकिन पुरस्कार की राशि को लोकहित में व्यय करने के लिए लौटा देते थे। उनकी इच्छा थी कि यह राशि जनता को शिक्षित करने के लिए खर्च की जाए। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के विचार आज की तारीख में नहीं मिलते हैं, बल्कि लोग पुरस्कार लेने के लिए जुगाड़ लगाते हैं, परिचय साधते हैं। उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना 3 खंड, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंड, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आदि। अब हम बात करते हैं जो संकलित निबंध है, यथाश्मयी रोचते विश्वम नामक निबंध। उनके निबंध संग्रह विराम चिन्ह से लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। लेखक के अनुसार साहित्य जहाँ एक और मनुष्य को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए रामविलास शर्मा जी ने इसी जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता दी है। यानी कि इस निबंध में उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से की है। प्रजापति जो कि प्रजा का पालन करता है, मनुष्य की मानसिक विश्रांति के लिए जो कार्य करता है, उस संदर्भ में अब इस निबंध का वाचन करते हैं। प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत ठीक लिखा है, यथाश्मय रोचते विश्वम तथेतम परिवर्तते। कवि को जैसा रुचता है वैसा ही संसार को बदल देता है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा न पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि जो है उसमें खामियां हैं, उसमें कमियां हैं, इसलिए कवि या रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से उन खामियों को दूर करने का प्रयास करता है, लोगों को प्रेरित करता है और उन खामियों को गिनाता है। यानी कि वो असंतुष्ट है। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे और अफलातून ने असार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा था। अरस्तु, प्लेटो वगैरह के सिद्धांत इस तरह के हैं। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा था कि उसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। और जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, तब नारद ने पहले यही कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्ति तथा गुणा। दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंब न किया था, वरन प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। अर्थात जो कमियां हैं वो किसी एक पात्र में नहीं है, सभी में है। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। इसलिए ये जो प्रजापति ने निर्माण किया है प्रजा का, ये एक तरह से पूर्णतः सही नहीं है। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती। हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। जिन रेखाओं और रंगों से कवि चित्र बनाता है वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे होते हैं, और चमकीले रंग और सुघर रूप ही नहीं, चित्र के पार्श्वभाग में काली छायाएं भी वह यथार्थ जीवन से ही लेता है। राम के साथ वे रावण का चित्र न खींचे तो गुणगान
वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रियदर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाए और वास्तव में उसके गुणों के प्रकाशित होने का अवसर ही न आए। तो यहाँ ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि यदि सच है तो झूठ है, और झूठ का अस्तित्व है, झूठ है तभी सच का अस्तित्व है। बेईमान लोग हैं तभी सच्चे का अस्तित्व है, ईमानदार का अस्तित्व है। तो ये जो खामियां हैं ये खूबियों को लाने में मदद करती हैं, इन्हीं की वजह से खूबियां आती है, अच्छाई आती है। लेकिन जानबूझकर के उन्हीं को अपनाना, कमियों को, अनैतिकताओं को, नकारात्मकता को, वो गलत है। उसमें सकारात्मकता आनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ये उद्देश्य है कवि का अपनी कविताओं के माध्यम से परिवर्तन लाने के पीछे। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है। वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचता है, जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है, ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई है। इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वह उसमें आशा का स्वर भी सुनता है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं, वह आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत न पड़ती। उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही हैं। मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। निश्चित रूप से साहित्य में जो कुछ दिखाया जाता है वो समाज में घटित हो रहा है, उसी का एक तरह का प्रतिबिंब है। और उसमें जो अनैतिक है, असामाजिक है, वो ऐसा न हो, उसके लिए कवि लेखक प्रेरणा देता है कि यह सकारात्मकता में, संगतता में परिवर्तित हो। कवि जब विधाता पर साहित्य रचता है तब उसे भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लाता है। इन मानव संबंधों की दीवाल से ही हैमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर की महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे, सींचे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो उठता है। वह समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग से क्षुब्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर उसे समेटने, संगठित करने और उसे परिवर्तन करने का अजय अस्त्र बन जाता है। 15वीं-16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने यही भूमिका पूरी की थी। सामंती पिंजड़े में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण और धर्म के सींचों पर प्रहार किए थे। कश्मीरी ललदद, पंजाबी नमक, हिंदी सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, बंगाली चंडीदास, तमिल तिरुवल्लुवर आदि आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव संबंधों के पिंजड़े को झकझोर दिया था। इन गायकों की वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा, उसे आशा दी, उसे संगठित किया और जहाँ तहाँ जीवन को बदलने के लिए, संघर्ष के लिए आमंत्रण भी किया। यानी कि जो कमियां थी उसे दूर करने का प्रयास किया। साहित्य ने तमाम तरह की विसंगतियों के विरुद्ध लिखना प्रारंभ किया और ये ऊपर जो गिनाए गए भक्ति काल के, आदिकाल के रचनाकार कवि जिनके नाम है, इन्होंने तत्कालीन समय में उन्हीं मानवीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जो विकट स्थितियां थी उनके विरोध में अपनी लेखनी चलाई। 17वीं और 20वीं सदी में बंगाली रविंद्रनाथ, हिंदी भारतेंदु, तेलुगु वीरेशलिंगम, तमिल भारती, मलयाली वल्लतोल आदि आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिंजड़े पर फिर प्रहार किया।
एक बार फिर उन्होंने भारत की दुखी पराधीन जनता को बटोरा, उसे संगठित किया, उसकी मनोवृत्ति बदली, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया। सामंती राज अर्थात राजा के बेटा राजा होगा, और अंग्रेजी राज जो था, उन्होंने जो आम जनता पर, समाज पर प्रताड़ना की, उनके कारण समाज जिस तरह से, जनता जिस तरह से परेशान थी, अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे, अनेक कठिनाइयाँ उनके सामने थी, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए अपनी कलम चलाई और साहित्य के माध्यम से सही रास्ता दिखाने का प्रयास इन रचनाकारों ने किया। साहित्य का पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता, वह मनुष्य को भाग्य के आश्रय बैठने और पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता। साहित्य का पांचजन्य शंख को कहते हैं, जो कि देव और दानवों के जो समर था, जो युद्ध था, उसमें निकला था समुद्र मंथन में। तो वह जो शंख है वो समर भूमि में, युद्ध भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता, वह प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है, ओज की बात करता है। तो वह मनुष्य को भाग्य के आश्रय बैठने और पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता, वह उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। इस तरह की प्रेरणा देने वालों के वह पंख कतर देता है। वह कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें भी समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। कहा भी है, कलीबानाम धाष्ट्रेजन मुत्सा सूरमानी नाम। भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की यह सौभाग्यशाली परंपरा है। इसके सामने निरुद्देश कला, विकृति, काम वासनाएँ, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार। यानी कि तमाम तरह की ये जो विकृतियां हैं, इनको परास्त करने में इन सिद्धांतों ने बड़ी भूमिका निभाई है। अभी भी मानव संबंधों के पिंजड़े में भारतीय जीवन विहग बंधी है, भारतीय जीवन का पक्षी बंदी है। मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजड़े की तिल्लियां तोड़ रहा है, यानी कि एकत्र होकर समूह में वो प्रहार कर रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तिल्लियां तोड़ने के बदले उन्हें मजबूत कर रहे हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेकर और साहित्यकार होने का दंभ करके मानव मुक्ति के गीत गाकर भारतीय जन को पराधीनता और पराभव का पाठ पढ़ाते हैं। ये दृष्टा नहीं है, यानी कि ऐसे कवि, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे साहित्यकार नहीं है, वो दृष्टा नहीं है। उनकी आंखें अतीत की ओर हैं, वे सृष्टा नहीं है, वे देख नहीं सकते, वे सुन नहीं सकते, वे दर्पण में इन्हीं की अहमवादी विकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन जिन्हें इस देश की धरती से प्यार है, इस धरती पर बसने वालों से स्नेह है, जो साहित्य की युगांतकारी भूमिका समझते हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है, उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। उनकी रुचि जनता की रुचि से मेल खाती है और कवि उसे बताता है कि इस विश्व को किसी दिशा में परिवर्तित करना है। तो निश्चित रूप से प्रेरणा की आवश्यकता है, कवि की आवश्यकता है, कवि की रचना की आवश्यकता है, कवि की उस कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है जो एक नई दिशा का निर्माण करने में सभी लोगों को प्रेरित करती है। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है, वह ऐसा नकलची बन जाता है जिसकी अपनी कोई असलियत न हो। कवि का व्यक्तित्व पूरे वेग से तभी निखरता है जब वह समर्थ रूप से परिवर्तन चलाने वाली जनता के आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ता है। इसी परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। साहित्य और विशेष रूप से हिंदी साहित्य की प्रमुखता और उसकी उन्नति और समृद्धि के लिए रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि जब तक हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, हम नकल का काम नहीं कर सकते। अर्थात कवि, साहित्यकार, लेखक का काम नकल करना नहीं है, बल्कि प्रजापति की उस ये जो समाज बना रखा है, इसमें जो कमियां हैं, इसमें जो भूल रह गई हैं, उनको सुधारने का काम रचनाकार का है, कवि का है, साहित्यकार का है। वो हम यदि नहीं कर रहे हैं तो हम साहित्यकार नहीं हैं। हमारे व्यक्तित्व का जो वेग है, ऊर्जा है, वो सही रूप में, सही दिशा में, सही समय नहीं लग रही है। तो उसके लिए ये सब करने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ जो हमने पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएं। एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पाठ से संबंधित जिसमें इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर के वीडियो रहेगी। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।